हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक ACCA FR पेपर का शुरू करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और थोड़ा सा कभी कभार मैंने ये भी नोटिस करा है कि बच्चे इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग समझते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चों होते हैं, किसी किसी चैप्टर में कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं, जिनमें थोड़ा सा हमारे को माइंड की एप्लीकेशन लगती है या हमें सोचना पड़ता है। तो उनमें से एक चैप्टर ये है। तो अभी आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं ट्राई करूँगा कि आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझा सकूँ। और बच्चों मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। और अभी अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा अच्छी लगे तो, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो पाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू और रिकॉग्निशन, रेवेन्यू मतलब सेल्स और रिकॉग्निशन मतलब उसको रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है, कब करना है। किस अमाउंट पर करना है। तो बच्चों बेसिकली हमारे को रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट हमारे को कुछ कुछ चीज़ें हमारे F7 पेपर में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं होता, बट कुछ चीज़ों को हम जो इसके लिए नेसेसरी है, रेलेवेंट है, वो हम सारी देखेंगे। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है और किस अमाउंट पर करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे को मेन चीज़ जो देखनी है कि रेवेन्यू को कब माने हम, कि रेवेन्यू कब हो गया है और किस अमाउंट पर करना है। तो ठीक है, इसके लिए बच्चों हम एक 5 स्टेप मॉडल फॉलो करते हैं। वी फॉलो अ 5 स्टेप मॉडल फॉर दिस। बहुत सिंपल मॉडल है, इसके कुछ स्टेप्स है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 5 स्टेप मॉडल है बच्चों हमारा। तो इसका पहला स्टेप है, पहले आप मेरे साथ स्टेप्स लिख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकेंड हो जाएगा बच्चों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। थर्ड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है बच्चों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट थोड़ा सा हैंडराइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बाकी चीज़ें आपको समझ आए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, थर्ड पॉइंट। फोर्थ स्टेप है बच्चों हमारा एलोकेशन। और फिफ्थ स्टेप है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। सिर्फ यही 5 पॉइंट्स है बच्चों, 5 स्टेप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है चीज़ें। और अब मैं आपको एक एक करके हर चीज़ पे लेकर जाऊंगा कि एक एक चीज़ का क्या मतलब है और इससे वो क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों। तो अब हम सबसे पहले करेंगे, पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से ही हम पूरी चीज़ को समझेंगे। तो एक एग्जांपल मेरे साथ आप नोट करो। 1 जुलाई 2020 को एक लैपटॉप सेल करा, लैपटॉप और साथ में उसकी एक सर्विस सेल करी। सर्विस मान लो बच्चों कोई आपने वारंटी सेल करी है, सर्विस फॉर 1 ईयर आपने इसके साथ सेल करी, किस अमाउंट में, 80,000। बट बच्चों अगर ये तो आपने कॉम्बिनेशन इसको $80,000 में बेच दिया, बट अगर आप इसको स्टैंड अलोन बेचते हो तो आप लैपटॉप बेचते हो बच्चों $90,000 का। स्टैंड अलोन मतलब सिंगल, अगर कोई बंदा सिर्फ लैपटॉप लेने आया तो 90,000 का लैपटॉप है, प्लस सर्विस के $10,000 होते हैं बच्चों। $10,000 आप सर्विस के लिए लेते हो मान लो, तो टोटल ये कितना बना, 1 लाख। बट आपने कितना चार्ज करा है बच्चों, 80,000। तो बस आप इसी एग्जाम्पल को पूरे चैप्टर में हम देखेंगे, हर स्टेप में हमने इसको कैसे कैसे लगाया।
अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों हमारा लॉ बोलता है कि अगर आपको किसी भी चीज को रेवेन्यू मानना है तो उसके लिए मिनिमम बेसिक ये होना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ हो। भाई बायर और सेलर में एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ हो, मे बी ये रिटर्न हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, वर्बल हो सकता है, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ हो। एक कॉन्ट्रैक्ट के बिना रेवेन्यू कैसे माना जा सकता है? तो सबसे पहली चीज है हमारे इस 5 स्टेप मॉडल की आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आइडेंटिफिकेशन मे बी इम्प्लाइड हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है एंड वर्बल हो सकता है। बच्चों इनमें से कुछ भी होगा तो हम ये मान लेंगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्लस बच्चों ट्रांजैक्शन में इस कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। अब आप कहोगे कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? तो बच्चों कमर्शियल सब्सटेंस कुछ नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस इज समथिंग जिसमें कोई चीज, कोई एक्शन हुआ हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं मान लो कैश फ्लो में कोई चेंज आया हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। मान लो मेरे पास एक आईफोन था और आपके पास एक आईफोन है, हम दोनों ने एक दूसरे से अपना आईफोन एक्सचेंज कर लिया। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ कि भाई आप मेरे को अपना आईफोन दे दो, मैं आपको अपना दे देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। बट क्या इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस है? क्या इसमें हमने कोई कैश फ्लो में चेंज आया? भाई आपने अपना आईफोन दिया, मैंने उसके बदले अपना दे दिया, कोई कैश फ्लो में चेंज नहीं आया, कोई चीज में चेंज नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो कमर्शियल सब्सटेंस होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, बट आप एक चीज को कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कैश फ्लो में कोई चेंज आया। बच्चों अगर मैं आपको कोई चीज सेल करूं, मान लो मैं आपको एक आईफोन सेल करता हूं, तो आप मेरे को उसके बदले कैश देंगे। अब आप जब मेरे को कैश देंगे तो मेरे कैश फ्लो में कुछ चेंज आएगा, और आप उसको खरीदेंगे तो आपका कैश फ्लो कम होगा, मेरा कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो वहां पे हम मानते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस हुआ है। तो आप इसके साथ लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल, चेंज इन कैश फ्लो, चेंजेस इन कैश फ्लो। फिर बच्चों उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अब हम सेकेंड पॉइंट पे मूव करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बच्चों अब देखेंगे मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या चीज है। वेरी सिंपल इट इज। इसमें आप दो चीजें देखोगे। एक होता है बच्चों, एक तरीके की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है सेपरेट। तो एक हो सकती है आपकी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और दूसरी हो सकती है आपकी कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, एक तो मैंने सप्लाई ऑफ लैपटॉप करा, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, और मैंने क्या करा है साथ में बच्चों, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? बच्चों मैं इसको सेपरेट कब बोलूंगा? इसको मैं सेपरेट सिर्फ तब बोल सकता हूं जब ये दोनों चीजें एक्सक्लूसिव हो एक दूसरे से। भाई मैं लैपटॉप विदाउट सर्विस भी सेल कर सकता था। किस अमाउंट पे सेल कर सकता था बच्चों? अगर मैं उसको विदाउट सर्विस सेल करता तो मैं 90,000 पे सिर्फ लैपटॉप सेल कर देता, या अगर किसी को सर्विस चाहिए हो तो मैं सिर्फ सर्विस सेल कर सकता हूँ $10,000 में। तो बच्चों सप्लाई ऑफ लैपटॉप एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? मैंने लैपटॉप एक जगह दिया और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दूसरी जगह दी, तो इसको हम बोलते हैं सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब बच्चों हम देखते हैं कंबाइंड पीओ, कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि हमारे को सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हमारी। भाई सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बच्चों आप रेस्टोरेंट में गए और आपने कॉफी ऑर्डर करी, आपने जाके वहां पर कॉफी ऑर्डर करी। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, आपने कॉफी ऑर्डर करी है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? भाई वो आपको कप में कॉफी लाके दे। अगर वो मान लो आपको लाके देता है अलग अलग, इधर इसमें सर दूध है, इसमें चीनी है, इसमें कॉफी पाउडर है, इसको मिक्स कर लो बना लो कॉफी, तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई हमने कॉफी मांगी है, हमने आपसे सामान थोड़ी मांगा है, हम कोई 5 स्टार में थोड़ी बैठे हैं, हम तो लोकल ढाबे में बैठे हैं, आप तो हमारे को कॉफी लाके, तो हमें नहीं आती बनानी। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या मानूंगा? दिस इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहाँ पे सिंगल ऑब्लिगेशन है, ये कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आपको ये सारी चीजें एक साथ किसी को सर्व करनी है। तो और बच्चों इसका एक एग्जांपल हो सकता है बिल्डिंग अ टाउनशिप। अब आप कहोगे सर ये कैसे? बच्चों मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं एक बिल्डर हूँ,
मैं एक बिल्डर हूँ और आप 20-25 फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड करा कि हम सब एक साथ रहेंगे, हमारे पास पैसे बहुत हैं, तो आपने मुझे हायर करा और आपने बोला कि सर मेरे लिए टाउनशिप बना के दो। तो इस टाउनशिप में मैंने पूछा आपको क्या क्या चाहिए, तो आपने बोला सर हमारे को फ्लैट्स बना दो, क्लब हाउस बना देना। क्लब हाउस में मैंने कहा आपको क्या चाहिए, तो बोलते सर हमारे को टेनिस कोर्ट बना देना, साइकिलिंग ट्रैक बना देना, हमारे लिए स्विमिंग पूल बना देना, टेबल टेनिस और इंडोर स्पोर्ट्स के लिए एक गेम रूम बना देना, कैरम वगैरह भी जिसमें हो सके। तो मैंने कहा ठीक है ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या प्रॉमिस करा है? मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि मैं आपको एक टाउनशिप बना के दूंगा जिसमें ये सब चीज़ें होंगी। अब अगर मैं आपको ला के दे दूँ ईंट, ये लो भैया ईंट ले लो, आप ये ब्रिक्स ले लो, ये रोड़ी ले लो, सीमेंट ले लो और इससे जाके घर बना लो, तो क्या मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती है? नहीं बच्चों, मेरे को आपको एक कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देनी है। क्या ऑब्लिगेशन है? मेरी सिंगल ऑब्लिगेशन है कि मेरे को आपको एक टाउनशिप कंप्लीट करके हैंड ओवर करनी है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बच्चों एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कुछ कुछ चीजें समझ आई होंगी, बट स्टिल अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बच्चों अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मेरे साथ एक एग्जाम्पल देखना बच्चों। Airsoft Office Solutions Company, a limited company, has developed a communication software package called Airsoft. तो बच्चों एक Airsoft Office Solution Company है, एक Airsoft कंपनी है, इसने कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप करा है जिसका नाम Airsoft है। कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस सॉल्यूशन कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू सप्लाई द फॉलोइंग। तो ऑफिस सॉल्यूशन कंपनी जो है जिसने एयरसॉफ्ट को डेवलप करा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी है किसके साथ? एबीसी कंपनी के साथ। तो आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, फिर आगे देखते हैं। लाइसेंस टू यूज एयरसॉफ्ट, ठीक है, एक तो वो मांग रही है कि हमारे को एयरसॉफ्ट यूज करने का लाइसेंस दे दो, ठीक है। जैसे बच्चों हमारा माइक्रोसॉफ्ट में भी लाइसेंस होता है, अगर हमारे को एक्सेल यूज करना है, पावर पॉइंट यूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को भी लाइसेंस की नीड पड़ती है, मेरे को भी माइक्रोसॉफ्ट परचेज करना पड़ता है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है बच्चों। तो एक तो जो एबीसी कंपनी है वो मांग रही है लाइसेंस टू यूज एयरसॉफ्ट, ठीक है। दूसरा क्या मांग रही है वो? इंस्टॉलेशन सर्विस, दिस मे रिक्वायर एन अपग्रेड टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बट द सॉफ्टवेयर पैकेज डज नॉट नीड टू बी कस्टमाइज। तो यहाँ पे बच्चों इंस्टॉलेशन सर्विस भी वो मांग रही है साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट फॉर 3 years मांग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 3 years ऑफ अपडेट्स फॉर एयरसॉफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, उन्होंने हमारे से 4 चीजें मांगी हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, ऑफिस सॉल्यूशंस कंपनी इज नॉट द ओनली कंपनी एबल टू इंस्टॉल एयरसॉफ्ट। बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ ऑफिस सॉल्यूशन कंपनी ही नहीं है जो इसको इंस्टॉल कर सकती है। भाई उन्होंने लाइसेंस भेज दिया, वो इंस्टॉल किसी और से भी करा सकता था, बट एबीसी कंपनी ने डिसाइड करा कि एयरसॉफ्ट कंपनी से ही वो इसको इंस्टॉल कराएंगे, ठीक है। एंड द टेक्निकल सपोर्ट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय अदर कंपनीज, टेक्निकल सपोर्ट भी और कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं। ऑफिस सॉल्यूशन कंपनी इज नॉट द ओनली कंपनी हु कैन प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। द सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन विदाउट द अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारा लाइसेंस है, जो एयरसॉफ्ट है, वो अलग है एक तो टेक्निकल सपोर्ट से और अपडेट से। मतलब अगर आप सिर्फ लाइसेंस खरीदो और टेक्निकल सपोर्ट और अपडेट्स ना भी खरीदो तो भी कोई इशू नहीं है, ये तीनों चीजें आपस में सेपरेट है। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये चारों चीजें आपस में सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनती है। तो required explain whether the goods or services provided to ABC company are distinct in accordance with IFRS 15 revenue from contracts with customer। तो हमारे को यही बताना है कि क्या ये डिस्टिंक्ट है या ये नॉन डिस्टिंक्ट है। तो बच्चों आप मेरे को बताओ, वैसे तो मैंने आंसर बोल ही दिया है, ये चारों चीजें आपस में डिस्टिंक्ट हैं। क्यों? क्योंकि लाइसेंस एयरसॉफ्ट कंपनी इशू कर सकती है, इंस्टॉलेशन सिर्फ ऑफिस सॉल्यूशन कंपनी ही नहीं है जो इसकी इंस्टॉलेशन कर सकती है, बाकी कंपनीज भी कर सकती हैं। तो इंस्टॉलेशन को मैं कह सकता हूँ ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो एबीसी कंपनी है वो सेपरेटली चूज कर रही है इसको इंस्टॉल कराने का। फिर बच्चों टेक्निकल सपोर्ट और अपडेट के बिना भी ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस ऑपरेट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर एबीसी कंपनी टेक्निकल सपोर्ट और 3 years ऑफ अपडेट भी खरीद रही है तो ये दोनों चीजें भी एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे यही मानूंगा, यहाँ पे हमारा आंसर यही बनता है बच्चों, ये 4 डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, डिफरेंट और सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। बच्चों आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं अपने साथ, ये बात में आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प भी करेंगे।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों थर्ड क्या था हमारा थर्ड स्टेप? दिस इज द थर्ड स्टेप जो था हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है बच्चों? सिंपल भाषा में अगर मैं ट्रांजैक्शन प्राइस बोलूं तो इट इज नथिंग बट द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। इट इज अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। हमारे केस में क्या थी बच्चों, जो हमने एग्जांपल देखा, हमने कितने पैसे में लैपटॉप और सर्विस दी? 80,000 में। तो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा बच्चों? $80,000। ठीक है, और 80K। ठीक है बच्चों, अब इन डिटरमाइनिंग transaction price, consider the effect of बच्चों पहले ये नोट कर लो मेरे साथ एक बार, वेरिएबल कंसिडरेशन। या आप पहले मेरे साथ नोट कर लीजिए, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। सिर्फ यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हमारे लिए कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल रहेगा हमारे लिए। सेकंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ significant financing component थर्ड है बच्चों नॉन कैश कंसिडरेशन। फोर्थ है कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। अब बच्चों मैं होप करता हूँ आपने ये सब नोट कर लिया होगा। आप अभी ये नोट कर लो, मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के यहाँ पे लिख लो, इफ सेल्स टैक्स और वैट is also collected from customer, ignore such tax। तो बच्चों समझो मेरी बात, अगर सेल्स टैक्स, वैट या कोई भी ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करा गया है बच्चों, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमें कुछ नहीं करना बच्चों, वो जो टैक्स कंपोनेंट है उसको हम इग्नोर कर देंगे अपने ट्रांजैक्शन प्राइस में। अब आप कहोगे सर क्यों इग्नोर करेंगे हम? तो बच्चों इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, आपने टैक्स कलेक्ट करा, आपने जो कस्टमर है उससे सेल्स टैक्स कलेक्ट करा, क्या ये सेल्स टैक्स आप रखोगे? क्या इस सेल्स टैक्स से आपका कोई फायदा है? क्या ये आपका रेवेन्यू है या ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है? बच्चों ये आपका रेवेन्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, ये रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट का है। आपने बस गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कलेक्ट करा है, तो आप तो सिर्फ एक कलेक्टर हो और पेयर हो। आप इसको कलेक्ट करोगे कस्टमर से और पे करोगे गवर्नमेंट को, तो आपका तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इस कॉम्पोनेंट को हम हटा देंगे ट्रांजैक्शन प्राइस से। तो ठीक है बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ स्टेप पे, जो है एलोकेशन। एलोकेशन बच्चों ध्यान रखना, इट इज डन ऑन it is done on standalone prices। तो एलोकेशन जो होती है बच्चों वो स्टैंड अलोन प्राइजेस पे करी जाती है। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? तो बच्चों इसका मतलब हम एग्जांपल से ही देखते हैं अपने, इसका क्या मतलब बना।
बच्चों हमारे एग्जाम्पल में हमारा जो लैपटॉप था, अगर हम सिर्फ लैपटॉप सिंगल ही सेल करते तो कितने का करते? 90,000 का। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम सिर्फ लैपटॉप सेल करते तो 90,000 का करते और सर्विस सेल करते तो 10,000 ही करते। टोटल अमाउंट बन जाती है $1,00,000। बट हमने दोनों चीजें सेल कर दी एक कॉम्बो प्राइस पे जो था $80,000 का। तो बच्चों अब देखो, लैपटॉप अगर हम स्टैंड अलोन सेल करते तो करते 90,000 का, और अगर हम सर्विस सेल करते स्टैंड अलोन तो कितने की करते? $10,000 की। तो ये टोटल कितना बन गया बच्चों? $1,00,000। बट हमने क्या करा है, हमने 80,000 में दोनों सेल कर दिया। अरे यार, हमने तो 80,000 में सेल कर दिया, तो अगर मैं मानूं कि पूरा लैपटॉप में से करा है तो 10,000 का, बट सर्विस क्या फ्री में दे दी? भाई सर्विस भी फ्री में नहीं जा सकती, तो कुछ अमाउंट तो सर्विस में भी एलोकेटेड होगी। तो बच्चों हम इस केस में क्या करते हैं, हम जो एलोकेशन है हम उसका बेसिस बनाते हैं हमारी स्टैंड अलोन प्राइसेस, जो हमारे 9:1 की रेशियो में है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस होगा वो 80,000 इंटू 90,000 डिवाइड बाय 1,00,000, और यहाँ पे बच्चों 80,000 सर्विस के लिए 80,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो ये अमाउंट आपकी आ गई बच्चों 72,000 और ये आ गई 8,000। तो ये आपका टोटल कितना बना? 80,000 बच्चों। तो इसका मतलब आपने लैपटॉप 72,000 का सेल करा और सर्विस 8,000 की। अगर अब मैं बच्चों आपसे पूछूं कि इस पे सिंगल डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, भाई स्टैंड अलोन प्राइसेस के कंपैरिजन में डिस्काउंट कितना दिया, तो मैं डिस्काउंट के लिए बोल सकता हूं बच्चों, लैपटॉप है वो 90,000 का था, बट मैंने कितने में दिया? 72 में। तो 90,000 माइनस 72,000 ये बना हमारा बच्चों 18,000। आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन कोई बहुत मैटर नहीं करती बच्चों यहाँ पे, बट मैटर करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आता है। तो लैपटॉप का जो स्टैंड अलोन प्राइस था वो $90,000 था, हमने कितने में बेचा? 72,000 पे। तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ? 18,000। और सर्विस जो थी बच्चों उसका स्टैंड अलोन प्राइस था $10,000, बट हमने कितने में सेल करी? 8,000 में। तो ये $2,000 हो गए बच्चों सर्विस का डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट हमने दे दिया $20,000 का, और यही हमारा आंसर है बच्चों। $1,00,000 की चीज हमने 80 में दी थी, तो टोटल डिस्काउंट तो 20,000 ही था। तो ये डिस्काउंट की भी हमने एलोकेशन कर दी, डिस्काउंट एलोकेशन। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर अब बच्चों हमारा फिफ्थ स्टेप अब हम देखेंगे। जस्ट अ सेकंड। बच्चों फिफ्थ स्टेप तक हम क्या हमारा रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो अब ये भी देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। बच्चों रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इसका मतलब क्या है कि हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो, अब हम अगर रेवेन्यू अपना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो चुकी है सेटिस्फाई। भाई अगर मैंने लैपटॉप सप्लाई करना था तो मैंने लैपटॉप सप्लाई कर दिया है। तो बच्चों अगर मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो इसमें भी दो केस बनते हैं बच्चों। भाई एक में तो पॉइंट ऑफ टाइम में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, और दूसरे में ओवर पीरियड ऑफ टाइम में सेटिस्फाई होगी। दोनों चीजों को समझना मेरे साथ बच्चों। मेरे साथ वो वाला एग्जांपल दोबारा देखो बच्चों। 1 जुलाई 2020 को लैपटॉप बेचा था। मान लो 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है। 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है। 1 जुलाई 2020 को आपने लैपटॉप सेल कर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, 1 साल की सर्विस के साथ आपने सेल करा, ये सर्विस कब तक की है? मैं कह सकता हूँ 30 जून 2021 तक की सर्विस हमने दी है।
बच्चों ईयर एंड के टाइम पे मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड हुआ, आपने 1 जुलाई को लैपटॉप सेल करा था। जिस दिन आपने लैपटॉप सेल करा, क्या आपकी लैपटॉप को सप्लाई करने की ऑब्लिगेशन पूरी हो गई थी बच्चों? बिल्कुल पूरी हो गई थी। लैपटॉप तो हमने सेल कर दिया था उस दिन, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप तो उसी दिन हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम। मेरी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो पॉइंट ऑफ टाइम में ही सेटिस्फाई हो गई, उसी समय सेटिस्फाई कर दी। बट मेरी जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, अब उसका समझो। 1 जुलाई को करा, मेरा जो ये इसकी सर्विस देने की ऑब्लिगेशन है वो 30 जून 2021 तक की है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड तक मेरे कितने महीने बनते हैं लैपटॉप सेल से लेके ईयर एंड तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। 6 महीने की सर्विस तो मैंने इसी साल में दे दी भाई। 6 महीने में कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उसको ठीक करके दूंगा। बट बच्चों अगर कोई भी दिक्कत उसको आफ्टर ईयर एंड होती है 6 महीने तक, भाई जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने और है अभी उसके पास वारंटी के, तो 6 महीने उसको आगे भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो क्या बच्चों मैं ये कह सकता हूँ मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसी साल में सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं होगी बच्चों। बट मैं ये कह सकता हूँ मेरी 6 महीने तक की ऑब्लिगेशन इस साल में हो जाएगी और 6 महीने की ऑब्लिगेशन नेक्स्ट ईयर में सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बच्चों इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन को हम एक टर्म देते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई तो होगी बट इमीडिएटली नहीं होगी, इट विल बी डन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी नहीं होगी, अभी कौन सी सप्लाई ऑफ लैपटॉप तो कंप्लीट हो जाएगी बट पीरियड ऑफ टाइम में हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस की ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगी। तो ठीक है बच्चों, अब मैं होप करता हूं आपको कुछ चीजें समझ आई हो। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसके साथ। तो पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा एग्जांपल हो गया क्या? डिलीवरी ऑफ लैपटॉप। डिलीवरी ऑफ लैपटॉप भाई वो करते ही मैंने अपनी लैपटॉप को बेचने की ऑब्लिगेशन तो पूरी कर दी, तो ठीक है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी? भाई कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा हमारा रेवेन्यू। किस अमाउंट से होगा बच्चों? अमाउंट वही 72,000 जो हमने एलोकेशन में देखी थी। तो 72,000 अब समझ लो बच्चों हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे ली है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 72,000 से एंट्री हो गई। अब आप कहोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम का कैसे होगा सर, वो भी बताओ। तो बिल्कुल अब वही बताने जा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल इसका मानो बच्चों सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस जो थी वो हमारी ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रोविजन होगी, प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसका रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही रिकॉग्नाइज होगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड पे क्या एंट्री करोगे? ईयर एंड पे क्या मैं ये एंट्री कर सकता हूं? या फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। भाई 1 जुलाई को क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये हमारी क्या होती है बच्चों? अनअर्न्ड इनकम। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मतलब अनअर्न्ड इनकम। इसमें मैं डाल दूं 8,000, बिल्कुल डाल देता हूं। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च को क्या होगा? भाई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में से कुछ पोर्शन तो अर्न कर लिया हमने। कितने टाइम का पोर्शन अर्न कर लिया? 6 महीने का। भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में जो सर्विस हमें देनी थी वो हम दे चुके हैं। तो 31 मार्च को क्या मैं कह सकता हूँ मेरी 6 महीने की सर्विस तो मैंने दे दी है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। और ये बच्चों किस अमाउंट से होगी एंट्री? ये एंट्री बताओ मेरे को। 8,000 है पूरे साल की और हमने रिकॉग्नाइज करा है 6 महीने का, तो ये एंट्री हो जाएगी $4,000। ठीक है बच्चों, होप करता हूं आपको कुछ चीजें समझ यहाँ पे आ गई होंगी। तो बस इतना ही है, सिंपल सी चीज है। अब आप अगर ये सोच रहे हो, मैं आपको इसका बुक्स में भी बता देता हूँ क्या होगा। भाई ईयर एंड पे आपका रेवेन्यू आ जाएगा, कितने का आएगा बच्चों? एक तो 72,000 प्लस 4,000, तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा 76,000। फिर और दूसरी चीज क्या आएगी बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो भी तो कुछ रह गई, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाएगी, कितने से आएगी बच्चों? 4,000 से क्रेडिट। और डेबिट
क्या होगा बच्चों? कैश। कैश तो आपको एक ही बार में मिल गया पूरा, तो 80,000 का कैश डेबिट हो गया। तो हमारा टीवी ट्रायल बैलेंस हो गया टैली। समझ रहे हो बच्चों कैसे हमें करना है इसको टैकल? तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब बच्चों जो हम चीज करेंगे वही टॉपिक करेंगे जो हम छोड़कर आए थे। कौन सा? पॉइंट्स इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन प्राइस। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख लो, पॉइंट्स इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन प्राइस। पॉइंट्स इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन प्राइस। बच्चों कभी कभार हम पढ़ते हुए थोड़ा जोन आउट भी हो जाते हैं, बट उस बात से ज़्यादा उस बात से हाइपर मत होना, कोई इशू नहीं है भाई। यूट्यूब पे आपके पास ऑप्शन है वीडियो रिवाइंड करने का, आप वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देख सकते हैं दोबारा से। कोई चीज़ रह भी गई हो तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, कोई इशू थोड़ी है। हाइपर नहीं होना है बच्चों, हर चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड करके समझना बस। पॉइंट्स इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट था बच्चों हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन। तो मेरे साथ इसके बारे में कुछ लाइनें लिख लो। इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस, include in transaction price if it is highly probable, probable that it will be received. तो बच्चों वेरिएबल कंसिडरेशन अब हम देखते हैं क्या है। वेरिएबल कंसिडरेशन कुछ नहीं है बच्चों, इट इज ये जो भी होती है वेरिएबल कंसिडरेशन इज समथिंग दैट इज पेड बाय द कस्टमर इटसेल्फ। भाई कस्टमर ने कोई वेरिएबल कंसिडरेशन कोई और भी अमाउंट पे करी साथ में, तो इसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करेंगे, बट किस कंडीशन में करेंगे? जब बहुत हाईली प्रोबेबल होगा कि ये अमाउंट हमारे को रिसीव होगी। तो बच्चों वेरिएबल कंसिडरेशन को ज़्यादा आप माइंड में इतना हैवी मत करना, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस इतना ही समझ लो कि इसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड तभी करेंगे जब हमारे को प्रोबेबल होगा कि ये अमाउंट हमारे को कस्टमर से रिसीव होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ अपने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो इसका बच्चों पहले मेरे साथ एक क्वेश्चन देखना, इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। CAD company sold goods to EEL company on 1st January 20x2 for $2 lakh, payable on 31st December 20x3। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करा है, CAD कंपनी ने गुड्स बेचे हैं EEL कंपनी को। किस दिन बेचे हैं? 1st जनवरी 20x2 को, बट अमाउंट किस दिन आएगी? 31st दिसंबर 20x3। EEL कंपनी कैन नॉट रिटर्न द गुड्स, द रेलेवेंट डिस्काउंट रेट इज 6%। ठीक है, EEL कंपनी जो है वो गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकती, मतलब सेल परमानेंट है, सेल रिवर्स नहीं हो सकती, और जो डिस्काउंट रेट है वो 6% दे रखा है। तो अब देखते हैं डिस्काउंट रेट क्यों दे रखा है हमारे को। रिक्वायर्ड व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस इनकम should be recognized in CAD company's statement of P&L for the year ended 31st December 20x2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जितना छोटा दिख रहा है थोड़ा सा टेक्निकल है, बट चीज अगर आपको समझ आती है तो आपको मजा आएगा करने में। बच्चों CAD कंपनी ने गुड्स बेचे हैं EEL कंपनी को। किस दिन बेचे हैं? 1st जनवरी 20x2, बट उसकी पेमेंट कब मिली? 31st दिसंबर 20x3। इसका मतलब पूरा तो 20x2 निकल गया और पूरा 20x3, 2 साल बाद पेमेंट होगी बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करने बैठा बच्चों, मैं कुछ गुड्स बेचता हूँ,
तो मैं क्या चाहूँगा भाई, पेमेंट मेरे को आज मिले या फिर 2-3 साल बाद जब देनी है तब दे दो। मैं चाहूँगा भाई आज मिले। जो आज अमाउंट मिलेगी उसको, वो आज की वैल्यू रखती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। बट बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई अमाउंट मिलती है फ्यूचर में जाकर, ये $2 लाख मेरे को फ्यूचर में जाकर मिलेंगे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मानो मेरे पास 2 कस्टमर है, एक बोलता है कि सर मैं जो पेमेंट लूंगा वो आज ही दूंगा, और एक कस्टमर बोलता है मैं पेमेंट दूंगा 2 साल बाद। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो मेरे को 2 साल बाद दे, क्या मैं इससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा? बिल्कुल करूंगा। जो मेरे को पेमेंट आज ही दे रहा है, मैं उससे आज लेके अपनी ट्रांजैक्शन को फिनिश कर दूंगा। मेरे को 2 साल बाद लेने का फायदा क्या है बच्चों? वो फायदा है फाइनेंस इनकम। ये पेमेंट जब मैं 2 साल बाद लूंगा तो मेरी 2 कमाई होगी। मेरी कौन सी 2 कमाई होगी? आई विल हैव 2 अर्निंग्स। भाई एक तो जो मेरे को गुड्स बेच के मिलेंगे, तो मेरे को रेवेन्यू मिलेगा गुड्स बेच के, और जो मैंने 2 साल बाद पेमेंट लूंगा उसके लिए मैं कोई फाइनेंस इनकम भी चार्ज करूंगा, मैं उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा बच्चों, कि यार मैं 2 साल बाद पैसे ले रहा हूँ तुमसे, मेरे को 2 साल का इंटरेस्ट भी चाहिए, मेरे को 2 साल का इसके साथ इंटरेस्ट चाहिए। मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा इतने 2 साल का उधार, मेरे को आप इंटरेस्ट दोगे तभी मैं आपको ये दूंगा। तो ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे को कुछ चीज़ें तो समझ आ रही हैं। बट मुद्दा है कि अब सर हमारे को तो $2 लाख दे रखा है और हमारे को डिस्काउंट रेट दे रखा है, बट हम करें कैसे? बच्चों $2 लाख हमारे को फ्यूचर में मिलने हैं, तो $2 लाख क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारी ये फ्यूचर वैल्यू है? क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है? तो मुझे आज की वैल्यू, इसकी आज की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा बच्चों। भाई मेरे को फ्यूचर की वैल्यू दे रखी है और आज की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, जो हमने IAS 16 में भी पढ़ा। तो बच्चों अगर मेरे को इसको डिस्काउंट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? भाई इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1 प्लस r की पावर n। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मेरे को फ्यूचर वैल्यू दे रखी है $2 लाख। फिर मेरा बच्चों जो r है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 0.06, भाई 6% है। और कितने साल के लिए बच्चों? 2 साल। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल। तो ये हमारी अमाउंट निकल कर आती है बच्चों $2 लाख इंटू 0.889, तो ये अमाउंट बन गई 1,78,000 इसकी प्रेजेंट वैल्यू है बच्चों। तो अब मेरे को पता चला कि एग्जैक्टली मैंने गुड्स के लिए कितना दिया है, भाई कस्टमर ने गुड्स के लिए कितना पे करा और फाइनेंस इनकम के लिए कितना पे करा। तो 1,78,000 बच्चों, ये तो मेरी हो गई पॉइंट ऑफ टाइम। भाई ये तो मैंने जो सेल करी है, ये तो मेरी पॉइंट ऑफ टाइम में ही इसकी, तो इसको मैं रिकॉग्नाइज कर दूंगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बच्चों रेवेन्यू, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, और ये अमाउंट क्या होगी? 1,78,000। ठीक है जी। फिर सर मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ टाइम तो हमने बता दिया, लेकिन 2 लाख में 178 तक का ही तो कराया भी हमने हिसाब, ये 22,000 का हिसाब कैसे होगा? तो वो भी बता रहा हूँ बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, हमने अनबाइंडिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि साल के एंड तक हमारे को एक इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉग्नाइज करनी होती है। तो ये इनकम हम रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये इनकम है जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाएंगे बच्चों, जब टाइम पूरा होगा उसके साथ साथ हम ये इनकम कमाते जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने क्या कमाया है यहाँ पे? फाइनेंस इनकम। इसका हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम इसकी एंट्री करेंगे रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। अब आप कहोगे सर अमाउंट क्या होगी? अमाउंट तो बच्चों सिंपल है भाई, 1,78,000 प्रेजेंट वैल्यू है, 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा तो 6% इंटरेस्ट है। तो कितना हो गया बच्चों? हमारे को दे रखा था कि रेट हमारा 6% है और हमारी
एक साल तक अमाउंट ड्यू कितनी रही, 1,78,000, 1,78,000 इंटू 6%, ये हमारा निकल कर आता है बच्चों 10,680। तो 10,680 जो है वो हमारा रिसीवेबल्स को बढ़ा देगा और हमारी एक फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। तो बच्चों अब अगर आप मेरे को कहो सर इसका एक बार ट्रायल बैलेंस भी बना के दिखा दो, भाई बुक्स में कैसे दिखेगी, तो ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट्स भी दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों एक तो मेरा आ जाएगा रिसीवेबल, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो एक तो मेरा आ जाएगा रिसीवेबल। बच्चों रिसीवेबल कितना आएगा, 1,78,000। ये कौन सी अमाउंट है, जो मैंने गुड सोल्ड करे, पॉइंट ऑफ टाइम में कंप्लीट हो गई, प्लस 10,680 जो मेरा रिसीवेबल था। तो ये हमारा टोटल करके बनता है बच्चों 188,680। फिर बच्चों हमारा रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू कितना आएगा सर, इतना आएगा 1,78,000 जो हमने जिस दिन गुड सोल्ड हुआ उस दिन रिकॉर्ड करा 1 जनवरी 2022 को। और हमारा क्या आएगा, फाइनेंस इनकम आएगी सर। वो कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है बच्चों आपने कहा है तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, फाइनेंस इनकम भी आएगी। ये फाइनेंस इनकम किस अमाउंट पे आएगी सर, इस अमाउंट पे आएगी। ओके, तो क्या मेरा डेबिट और क्रेडिट टैली होता है, चेक कर लेते हैं भाई। ये 188,680 बना और इसको अगर मैं टोटल करूं तो 1,78,000 प्लस 10,680। तो बच्चों अमाउंट यही बन रही है 1,88,680। तो इसका मतलब हमने एंट्री करी है बिल्कुल सही, डबल एंट्री हमने बिल्कुल सही करी है, हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आई हो बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज डाल के ज़रूर पूछ सकते हैं बच्चों। अब हमने एक चीज़ तो देखी भाई, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को जब हमारी पेमेंट अरियर में मिल रही है तो हम इसको कैसे करते हैं। इसके ना बच्चों दो हेड्स बनाना, इसके दो हेड्स बनाना। एक तो पेमेंट हो रही है अरियर में, अरियर पेमेंट, अरियर पेमेंट मतलब बाद में पे होगा, उधार है। और दूसरी बच्चों एडवांस पेमेंट। अब सर ये क्या है, एडवांस पेमेंट क्या है, देखते हैं बच्चों, शांति रखो सब चीजें समझ आएगी। एडवांस पेमेंट तो अरियर पेमेंट क्या है, वेंडर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू इट्स कस्टमर। यहाँ पे जो वेंडर है वो अपने कस्टमर को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। भाई ये 1,78,000 जो हमने देखा बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ ये लोन है, बिल्कुल ये लोन ही तो है 2 साल के लिए जो वेंडर ने कस्टमर को दिया। भाई आप मेरा गुड्स ले लो, इसके लिए मैं आपको लोन दे देता हूँ, तो ये अरियर पेमेंट का लोन ही तो है। तो बच्चों इसमें हमारी 2 तरीके की इनकम रिकॉग्नाइज होती है। भाई तो हमारी फाइनेंस इनकम हो गई थी और हमारा जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया इस वजह से, डिक्रीज इन रेवेन्यू। अब आप कहोगे सर ये डिक्रीज कैसे, भाई $2,00,000 से 1,78,000 ही तो हमारे रेवेन्यू में गया, बाकी तो फाइनेंस इनकम थी, तो हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। बच्चों अब ये वाला भी देख लो मेरे साथ। भाई एडवांस पेमेंट क्या है सर, एडवांस पेमेंट क्या होगी, वेंडर इज बोरोइंग, वेंडर इज बोरोइंग फंड्स फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे वेंडर जो है वही फंड्स बोरो कर रहा है कस्टमर से, तो ये भी सिंपल है बच्चों, इसमें भी क्या दिक्कत है, जो वेंडर है उसने फंड्स बोरो कर लिए अपने कस्टमर से, तो ठीक है। इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो वेंडर है, जो वेंडर है वो बच्चों एक चीज तो क्या दे रहा है, वो फाइनेंस एक्सपेंस पे कर रहा है, प्लस बच्चों इस वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो हो जाएगा इंक्रीज। भाई एक तो आपने
भाई फाइनेंस एक्सपेंस पे करा, आपने उधार ले रखा था, उस वजह से आपने फाइनेंस एक्सपेंस पे करा और आपका एक जगह रेवेन्यू हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब आप कहोगे ये इंक्रीज इन रेवेन्यू कैसे हुआ? तो बच्चों इंक्रीज इन रेवेन्यू की तो सीधी सीधी बात है, जो आपने फाइनेंस एक्सपेंस इंकर करे वो भी तो आपका एक टाइम पे जाके जब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपका रेवेन्यू बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका फाइनेंस एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा रेवेन्यू में और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो एक जगह जहां पे अरियर में पेमेंट हो रही है वहां पे आपका रेवेन्यू गिर रहा है और इसमें आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है बच्चों। तो ठीक है, अब आप कहोगे सर थोड़ा सा तो ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। तो मेरे साथ बच्चों ये वाला एग्जांपल देखना। कंपनी ए enters into a contract with a customer to build and supply a new machine control over the completed machine will pass to the customer in 2 years, which is the point in time at which company's A performance will be satisfied। ठीक है, तो कंपनी ए ने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है कि भाई वो उनको न्यू मशीन बनाकर देंगे विद इन 2 years, और यही पॉइंट ऑफ टाइम है जो हमारा क्वेश्चन भी बता रहा है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम भी यही मानते हैं कि तभी हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, फिर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 2 पेमेंट ऑप्शंस, दैट इज द कस्टमर कैन पे। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट में 2 पेमेंट ऑप्शन लिखे, भाई हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमारे को पैसे तो चाहिए, तो 2 पेमेंट ऑप्शंस हैं जो कंपनी ए दे रही है। एक तो ऑप्शन है कि भाई कंपनी ए जो है वो 2 साल बाद $5 मिलियन कलेक्ट कर लेगी। भाई $5 मिलियन उसको 2 साल बाद मिल जाएंगे जब वो उसको कंट्रोल दे देगा, या आज ही ये इसको $4 मिलियन दे दे और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कस्टमर है उसने क्या डिसाइड करा है, वो डिसाइड करता है कि भाई मैं $4 मिलियन आज ही पे कर देता हूँ। इसका मतलब ये केस बच्चों क्या बनता है, ये केस बच्चों बनता है एडवांस पेमेंट का। आज $4 मिलियन कंपनी ए को मिलने वाले हैं। कंपनी ए के तो मजे आ गए, तो कंपनी ए के तो मजे आ गए, कंपनी ए को तो पैसे मिल गए, इसको तो इस पैसे को तो वो यूज कर लेगा। तो बच्चों यूज करेगा तो इसका एक एक्सपेंस पे करेगा, फाइनेंस एक्सपेंस पे करेगा बच्चों, और ये भी आपका रेवेन्यू का ही पार्ट बनेगा। तो इसकी एंट्री मेरे साथ अब देखो। तो जब बच्चों ये $4 मिलियन मिलेंगे तो एक एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, सही बात है, कितने से $4 मिलियन टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब सर ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों आया बच्चों, एडवांस है ना, अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, तो इसको हम रेवेन्यू में थोड़ी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये तो आपके लिए एडवांस है। $4 मिलियन आ गया। फिर बच्चों अब मेरे को एक बात बताओ, ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे आप एक एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे, फाइनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें ये साल के बिगनिंग में एंटर करें तो फर्स्ट ईयर एंड पे और ये हुआ है फर्स्ट ईयर बिगनिंग। अब 1 साल हो गया है, $4 मिलियन का कुछ एक्सपेंस है, तो फाइनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट। ये कितना अमाउंट बनेगा बच्चों, 4 मिलियन। इसका आप बोरोइंग रेट मान लो बच्चों 6% का, 6% का बोरोइंग रेट मान लो यहाँ पे, तो आपका अमाउंट बनेगी 6% ऑफ 4 मिलियन, तो ये आपका आता है बच्चों $2,40,000। तो $2,40,000 आपका फर्स्ट ईयर का वो हो गया। और सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर एंड, अब आपका सेकेंड ईयर एंड हो गया तो तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फिर आपका बच्चों मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर एंड पे आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में आपका क्या बैलेंस आ रहा होगा भाई, $4 मिलियन प्लस 2,40,000। आपने 42,40,000 एक तरीके से बोरो कर रखे हैं भाई, 42,40,000 आपने बोरो कर रखा है। तो सेकेंड ईयर एंड में जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी तो 42,40,000 पे लगेगा। तो इस पे फाइनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इस टाइम में आप एंट्री करोगे फाइनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बच्चों कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमाउंट किससे होगी,
6% ऑफ 42,40,000। तो ये अमाउंट बच्चों आपकी बन के आएगी 2,54,400। तो बच्चों अब मुझे बताओ आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा। क्या मैं कह सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस हो गया अब आपका 4 मिलियन प्लस 2,40,000 प्लस 2,54,400, ये आपका बैलेंस हो गया। और ये टोटल करके बनता है बच्चों कुछ ये अमाउंट 44,94,400। तो ठीक है 44,94,400। भाई यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन हो गई सेटिस्फाई। भाई 2 साल के बाद आपको मशीनरी का भाई ट्रांसफर करना था कंट्रोल, तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी सेटिस्फाई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो जाएगी रियलाइज, अनअर्न्ड से अर्नड हो गई। तो बच्चों अब एंट्री क्या होगी सेकेंड ईयर एंड पे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, और अमाउंट क्या होगा हमारा 44,94,400। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, $4 मिलियन था इसको आपका प्राइस जो पे करना था, बट आपने रेवेन्यू में कितना करा है 44,94,400। ये जो 4,94,400 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है, बट ये आपका रेवेन्यू बना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपका ये जो रेवेन्यू होगा वो होगा इंक्रीज। एडवांस पेमेंट के केस में आपका रेवेन्यू होगा इंक्रीज। तो क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल बच्चों, आपका रेवेन्यू इंक्रीज करा है, फाइनेंस एक्सपेंस को भी आपने अकाउंट फॉर करा है और आपने अकाउंटिंग सही तरीके से कंप्लीट कर दी है। तो ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। तो गोल्डन गेट कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ मेजर चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। ठीक है, द कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट $20 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो बच्चों गोल्डन गेट कंपनी ने मेजर चेन ऑफ रिटेल स्टोर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो $20 मिलियन के प्रोडक्ट्स लेगी विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, एटलीस्ट इतने तो लेने ही है, एटलीस्ट वर्ड पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, हाईलाइट कर देते हैं इसको एटलीस्ट। फिर बच्चों द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स गोल्डन गेट कंपनी टू मेक अ पेमेंट ऑफ $1 मिलियन टू कॉम्पनसेट द कस्टमर फॉर चेंजेस दैट इट विल नीड टू मेक टू इट्स रिटेल स्टोर टू अकोमोडेट द प्रोडक्ट। तो टर्म्स में ये भी है कि गोल्डन गेट कंपनी कहती है कि हम आपके जो रिटेल स्टोर है उसको थोड़े से चेंजेस करेंगे अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए। इसमें हमारा $1 मिलियन का खर्चा आएगा जो हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय 31 दिसंबर 2021 गोल्डन गेट कंपनी हैज ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट्स विद अ सेल्स वैल्यू ऑफ $4 मिलियन टू द कस्टमर। तो भाई 31 दिसंबर 2021 तक $4 मिलियन की सेल कस्टमर को हो चुकी है। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गोल्डन गेट कंपनी इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021? बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, $1 मिलियन की आप गोल्डन गेट कंपनी हो, $1 मिलियन आप अपने कस्टमर को पे करोगे, कब पे करोगे? ये अमाउंट आप कब पे करोगे बच्चों? ये अमाउंट आप पे करोगे जब आप 20 मिलियन का वो आपसे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। तो 20 मिलियन के रेवेन्यू पे $1 मिलियन का तो आपका खर्चा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 5%, 1 मिलियन अपॉन 20 मिलियन हो गया 5%। तो भाई 5% जो अमाउंट है वो तो आपका खर्चा ही है। अभी तक हमारे को 31 दिसंबर तक यही है कि हमारी ये सेल हो जाएगी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 4 मिलियन का जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से हमारा कुछ खर्चा भी तो है, वो हम नेट ऑफ करके यहाँ पे हम इसको नेट ऑफ कर देंगे, जो होगा हमारा 5% ऑफ 4 मिलियन।
ये अमाउंट हमारी निकल कर आएगी बच्चों 3.8 मिलियन डॉलर। तो इस अमाउंट का रेवेन्यू हम अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो बच्चों ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, अब इसकी चीज भी समझाता हूँ, ये हमने किससे रिलेट करी है। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ अब मैं आपको, एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा बच्चों, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। तो बच्चों क्या कंसिडरेशन पे हुई होगी? अब यहाँ पे हमने $1 मिलियन पे करा है कस्टमर को। तो अब देखते हैं क्या है इसमें। भाई इसके एग्जाम्पल जो है वो यही होगा भाई, डिस्काउंट। इसके एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हो, डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, राइट। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। बच्चों पहला है फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। फिर है बच्चों नॉट फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस। नॉट फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस और नॉट फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस। तो बच्चों यहाँ पे फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो है, इसको तो हम रिकॉर्ड करते हैं एज सेपरेट ट्रांजैक्शन। और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं रिडक्शन फ्रॉम ट्रांसफर प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, रिडक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्राइस। तो बच्चों यहाँ पे तो हमने इसको सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड करा है और यहाँ पे हमने रिडक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्राइस करा है। तो पहले तो आप ये समझो नॉट फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, ये क्या है? ये इसका एग्जांपल हम वही ले सकते हैं जो अभी हमने गोल्डन गेट कंपनी में पढ़ा। भाई गोल्डन गेट कंपनी में हमने कंसिडरेशन पे करी है $1 मिलियन की। $1 मिलियन की आपने कंसिडरेशन पे करी है, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये नॉट फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस है? भाई इसके लिए आपने कोई अलग गुड्स एंड सर्विस थोड़ी दी है, ये तो सिंपल वही है, उसी का पार्ट है। भाई आपने जो रेवेन्यू मिलना है उसी में से आप काट के करोगे, तो ये अलग गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं है। तो इसको हम रिडक्शन फ्रॉम ट्रांसफर प्राइस की तरह दिखाते हैं, जो हमने करा। $4 मिलियन था, इसमें से हमने ये रिड्यूस कर दिया। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। अब चीजें कुछ आपको समझ आ गई होंगी। अब बच्चों दूसरा भी देख लेते हैं, कंसिडर फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। तो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज क्या है बच्चों? ऐसा भी तो हो सकता है आपका आप एक जो आपकी पार्टी है उसको आप गुड्स बेचते भी और उससे आप गुड्स खरीदते भी हो। तो इस केस में जो आप गुड्स बेचोगे वो एक अलग ट्रांजैक्शन और जो आप गुड्स खरीदोगे वो एक अलग ट्रांजैक्शन है। तो यही तो लिखा, फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज इट इज रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। तो ये तो सिंपल है भाई, जो ट्रांजैक्शन आपने करी, भाई एक जगह आपने कस्टमर को गुड्स बेचे, भाई आपने मान लो कस्टमर को बेचा दालें और उनसे क्या खरीदा, वीट। तो जब दालें आपने बेची तो वो एक ट्रांजैक्शन और जब वीट खरीदा तो वो एक ट्रांजैक्शन। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, लैपटॉप कंपनी बच्चों। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे लैपटॉप कंपनी का। तो इसमें बच्चों लैपटॉप कंपनी सप्लाइज कंप्यूटर्स टू लार्ज बिजनेसेस ऑन 1 जुलाई 2025. Laptop company entered into a contract with Trill Company under which Trill Company was to purchase laptop at $500 per unit. तो यहाँ पे लैपटॉप कंपनी ने ट्रिल कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा कि लैपटॉप कंपनी ट्रिल कंपनी को $500 में लैपटॉप देगी। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट इफ ट्रिल कंपनी परचेजेस मोर देन 500 लैपटॉप्स इन अ ईयर, तो ये ट्रिल कंपनी अगर 500 लैपटॉप से ज़्यादा खरीदती है एक साल में, तो उनका जो प्राइस है रेट्रोस्पेक्टिवली बच्चों, इट विल बी रिड्यूस्ड रेट्रोस्पेक्टिवली टू $450 पर यूनिट।
तो इसका क्या मतलब है बच्चों, भाई मान लो आपने पूरे साल, भाई आप 50 लैपटॉप लिए, 60 लैपटॉप लिए, 70 लिए, 100 लिए, 200 लिए, 400 लिए, भाई अगर आपने ईयर एंड तक 400 ही लैपटॉप लिए तो आप प्राइस पे करोगे 500 का। बट अगर आपने ईयर एंड में 500 लैपटॉप्स कंप्लीट हो गए तो आपका प्राइस हम सारे लैपटॉप्स के लिए हो जाएगा 450। तो जो पुराने आपने 500 के हिसाब से पैसे पे करे होंगे वो आपके आगे एडजस्ट हो जाएंगे बच्चों। तो ठीक है, देखते हैं। अब लैपटॉप कंपनी का जो ईयर एंड है वो है 30 जून का। 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन में एंटर करे, 30 जून ईयर एंड है, तो मतलब पहले दिन साल के हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं पहले क्वार्टर में क्या हुआ। एज एट 30 September 2025, ट्रेल कंपनी हैड बॉट 70 लैपटॉप्स फ्रॉम लैपटॉप कंपनी। तो ट्रेल कंपनी ने एक क्वार्टर में 70 लैपटॉप्स खरीदे। लैपटॉप कंपनी देयरफॉर एस्टिमेटेड दैट ट्रेल कंपनी परचेजेस would not exceed 500 in the year to 30 June 2026। तो बच्चों जो हमारी लैपटॉप कंपनी है उसने एस्टिमेट करा, हमें नहीं लगता ट्रेल कंपनी 500 लैपटॉप ले पाएगी, तो हम यहाँ पे उसको वॉल्यूम डिस्काउंट देने के लिए लायबल नहीं है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट केस में आपका रेवेन्यू कितना हो? क्या मैं कह सकता हूँ 70 लैपटॉप्स इंटू 500? 70 लैपटॉप्स 500 के प्राइस पे बेचोगे आप, क्यों? क्योंकि आपको तो लगता ही नहीं कि ये 500 ले पाएगी। तो 70 इंटू 500 हो गया बच्चों आपका 35,000। अब करते हैं सेकंड पार्ट, ये है इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना बच्चों। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 December 2025, ट्रेल कंपनी, भाई सेकंड क्वार्टर की बात हो रही है, ट्रेल कंपनी एक्सपैंडेड रैपिडली एज अ रिजल्ट ऑफ अ सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड परचेजेस। भाई ट्रेल कंपनी ने सब्सटैंशियल एक्विजिशन में पार्टिसिपेट करा है और उन्होंने 250 लैपटॉप्स खरीदे हैं बच्चों, 250 लैपटॉप्स खरीदे हैं। तो देन लैपटॉप कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट दे वुड एक्सीड द थ्रेशोल्ड फॉर द वॉल्यूम डिस्काउंट इन द ईयर 30 जून 2026। तो अब जो लैपटॉप कंपनी है वो मान रही है कि भाई अब तो हमें लग रहा है कि ये 500 लैपटॉप्स तो ले लेंगे, तो हमारे को इनको जो थ्रेशोल्ड, जो हमारे को डिस्काउंट देना है वो देना पड़ेगा। तो बच्चों आप मुझे बताओ रेवेन्यू। अभी तो आप बोलोगे सर सिंपल है, भाई 250 लैपटॉप और डिस्काउंट देना है 450 के प्राइस पे, तो 450 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा 250 इंटू 450, ये हो गया 1,12,500। क्या बच्चों यहाँ पे बात खत्म हो जाती है? नहीं होती बच्चों। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने रेट्रोस्पेक्टिवली लिखा था, इसका मतलब ही क्या हुआ? भाई जो पहले लैपटॉप बेचे थे उसके भी तो अमाउंट, उनसे $500 ले लिए थे, तो वो भी तो वापस करने पड़ेंगे। 70 लैपटॉप पे जो $50, $500 लिए थे, $450 की जगह वो $50 भी तो वापस करने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे, 70 इंटू 50, जो अमाउंट मेरी बन के आएगी $3500। तो आप ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, $1,09,000। कुछ बात समझ में आती है बच्चों? बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से देखना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी अगर आप साथ साथ पढ़ाई करते रहेंगे तो ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। बच्चों ये तो चीज़ हो गई हमारी एंड। अब हम शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। तो इफ परफॉर्मेंस obligation is satisfied over the period of time, we apply the following steps।
तो बच्चों अब समझो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या झमेला है। बच्चों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ नहीं है। इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, भाई हम मानते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में जाकर कहीं आगे जाकर कंप्लीट होगी, तो हम ये फॉलोइंग स्टेप्स मानेंगे। बच्चों एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। बच्चों आपको क्या लगता है जो एक बिल्डिंग बनती है, टाउनशिप बनती है, क्या वो एक ही दिन में बन जाती है, या वो एक ही साल में बन जाती होगी, या कुछ साल भी लग जाते हैं बच्चों। तो कुछ साल लग जाते हैं बच्चों जनरली। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप रोड कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। रोड एक साल में तो बनती ही नहीं है। कितनी बार तो रोड खोद के दोबारा से उनको बोल जाते हैं पाइपलाइन डालनी थी, तो रोड्स एक साल में तो नहीं बन पाती है। तो बच्चों इस केस में हमारी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना, वो सेटिस्फाई होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भाई बीच बीच में होती रहती है बट काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम ये कुछ स्टेप्स जो अब आप मेरे साथ देखोगे, नोट करना है इसको। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस to determine if it is loss making। तो बच्चों सबसे पहले तो हम निकालते हैं ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हमारे को इस प्रोजेक्ट पे क्या होने वाला है। तो इसको निकालने का मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, भाई जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, टोटल माइनस कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट, इसको आप माइनस कर दोगे। भाई आज जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, भाई आप जो कस्टमर से टोटल चार्ज करोगे उसमें से माइनस कर दोगे आप कॉस्ट टू डेट, आज तक कितनी कॉस्ट इनकर हुई, और इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, कॉस्ट टू कंप्लीट। इसमें से बच्चों आप माइनस कर दोगे कॉस्ट टू कंप्लीट। भाई आगे कितनी कॉस्ट इनकर होगी, इसका मतलब टोटल कॉस्ट। तो इससे आपका निकल कर आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों इसका। मान लो आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो है 100 करोड़। दोनों केस में, दो केस हैं भाई, 1 और 2। कॉस्ट टू डेट आप समझ लो, आपकी कॉस्ट टू डेट है 20 करोड़। 20 करोड़ आपने अभी तक इनकर करे हैं, खर्चा करा है। इसमें से आप माइनस कर लो कॉस्ट टू कंप्लीट। अब आगे क्या कॉस्ट आएंगी। तो मान लो बच्चों फर्स्ट केस में तो आपकी कॉस्ट आएगी 70 करोड़, और दूसरे केस में मान लो कॉस्ट आएगी 90 करोड़। मुझे टोटल करके बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। 100 माइनस 20 माइनस 70, 10 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। बट सर यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस 20 माइनस 90, बच्चों यहाँ पे आ गया 10 करोड़ का लॉस। तो अगर आपकी आगे की कॉस्ट टू कंप्लीट आपको अभी से ही दिख रहा है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉस में जाने वाला है, तो बच्चों उस केस में हम प्रूडेंट हो गए, लॉस को आज ही प्रोवाइड कर देते हैं। अब बच्चों मेरे साथ देखो स्टेप 2। स्टेप 2 देखो मेरे साथ। determine the progress of a contract।
डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों समझो समझो समझो, आपको ना बच्चों, भाई अगर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए साल के एंड में, या तो भाई मान लो आपका 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो बच्चों क्या आप मुझे एक बात बताओ, सारा रेवेन्यू 10 साल बाद भी मान लोगे? सारी जो कमाई हुई क्या वो 10 साल बाद ही हुई? नहीं बच्चों, इससे आप अपने जो पहले के प्रॉफिट्स हैं वो तो आप कर रहे हो अंडर स्टेट, और उस साल के कर रहे हो ओवर स्टेट। बच्चों आपको जितना काम आपने इस साल करा है और उसकी जो कॉस्ट आई वो अगर आप हर साल लेते जाओ तो आपके हर साल प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको प्रोग्रेस जो है वो नोन है, भाई प्रोग्रेस निकाली जा सकती है। इसको निकालने के बच्चों होते हैं दो तरीके, प्रोग्रेस निकाले जाने के होते हैं दो तरीके, एक होता है इनपुट मेथड और एक होता है आउटपुट मेथड। अब बच्चों आप कहोगे इनपुट मेथड क्या है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट अपॉन टोटल कॉस्ट। आज तक कितनी कॉस्ट आपने इनकर करी और टोटल कॉस्ट कितनी होगी, अगर आप इसको निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा इनपुट मेथड से कि आज आपकी मतलब कंस्ट्रक्शन का कितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बच्चों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसी से ही समझो, मान लो आपकी 20 करोड़ की कॉस्ट टू डेट है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 90 करोड़ की, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो आपकी 22% की आज जो है इनपुट मेथड से प्रोग्रेस है। अब आउटपुट मेथड भी देख लेते हैं, तो इसमें आता है बच्चों वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से, कौन सी टर्म आ गई, कहाँ से आ गया ये वर्ड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, क्या मतलब है इसका? बच्चों देखो, ईयर एंड पे ना बच्चों जो गवर्नमेंट है, मान लो आप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको आकर ना सर्टिफाई करती है आपके वर्क को कि आपने काम आपका कहाँ तक हम मान रहे हैं कंप्लीट है। तो मान लो गवर्नमेंट ने आकर बोला कि आपने 100 करोड़ का ही टोटल प्रोजेक्ट है, हम आपका वर्क मानते हैं भाई 25 करोड़ का कंप्लीट हो चुका है, तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका डिनोमिनेटर बन गया और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बन गई 25 करोड़, तो आपकी आउटपुट मेथड से जो आपकी प्रोग्रेस है वो हो गई 25% बच्चों। तो इस तरीके से हम आउटपुट मेथड से अपनी प्रोग्रेस निकाल लेते हैं। तो बच्चों वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कुछ नहीं है, इट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड बाय द कस्टमर, दैट हाउ मच दैट दे अज्यूम दैट द वर्क इज कंप्लीटेड। तो ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अननोन। भाई हमारा जो प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वही अननोन है, हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सपेक्टेड आउटकम और प्रोग्रेस इज अननोन। हमारे को पता ही नहीं है कि हमारा आउटकम और प्रोग्रेस कितना होगा। इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, अब देखो ये अननोन वाला केस है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, आपने कॉस्ट इनकर करी, आपने कॉस्ट इनकर करी अभी तक, तो एक एग्जांपल इसका आपको और लेते हैं। बच्चों अभी हम ACCA जो है वो आप ACCA कर रहे हो, हम ACCA कर रहे हैं, आपके मान लो अभी 6 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आपके अभी 7 पेपर रहते हैं। बच्चों क्या आप श्योर हो कि ये 7 पेपर आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे, उसके बाद आपकी इतनी कमाई हो ही जाएगी? अभी तक तो आप पेपर की कॉस्ट इनकर करे जा रहे हो, भाई 15-15 हज़ार रुपये आप पेपर के पे कर रहे हो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, आप ये पैसे तो पे करते जा रहे हो। 135 पाउंड्स आप पे कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, खर्चा तो आप कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि क्या ये आप बनी जाओगे ACCA, उसके बाद आपकी कमाई हो ही जाएगी, तो वो तो अननोन है। भाई रेवेन्यू जो आप इससे कमाई करोगे वो तो अननोन है अभी। तो इस केस में बच्चों हम क्या, अब आप देखो कि हम उस केस में क्या चीज मानेंगे। अननोन जब होता है ना बच्चों, तो हम अपना रेवेन्यू क्या मानेंगे, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड।
हमारा जो IFRS कहता है रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, IFRS 15 कहता है रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू द लेवल ऑफ रिकवरेबल कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? यूजुअली कॉस्ट स्पेंड टू डेट, स्पेंड टू डेट। तो बच्चों यहाँ पे जो हम रेवेन्यू मानेंगे वो मानेंगे हमारा लेवल ऑफ रिकवरेबल कॉस्ट। मतलब हम ये मान लेते हैं भाई जो हमारा रेवेन्यू होगा वो एटलीस्ट इतना तो होगा जितना आज हम इस पे खर्चा कर रहे हैं। इतने पैसे तो हमारे को कमाई लेंगे हम, इतने पैसे तो हमारे को मिल ही जाएंगे जितना हमने इस पे खर्चा करा है। भाई आपने पेपर की जो फीस भरी है इतना तो आप एटलीस्ट रिकवरी कर ही लोगे, कुछ भी करोगे इतना तो आपका रिकवर हो जाएगा बच्चों। तो हम प्रूडेंटली अपना गेन एंटिसिपेट नहीं करेंगे। तो हम इसमें यही मानते हैं कि हमारा, और ये भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि कुछ भी कमाई नहीं होगी। अरे भाई हम ये एक चीज़ मान लेते हैं कि ना तो हम अभी अपना प्रॉफिट करेंगे ना लॉस करेंगे। तो रेवेन्यू जो है बच्चों वो हमारा हो जाएगा, इसको सिंपल भाषा में लिख लो, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट स्पेंड टू डेट। Revenue equals to cost spent to date, therefore no profit no loss situation। ठीक है बच्चों, तो आप रेवेन्यू उतना ही मान लोगे जितना आपने अभी तक कॉस्ट इनकर करी है। तो इस केस में आपका ना तो कोई प्रॉफिट बनेगा ना कोई लॉस बनेगा बच्चों। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम देखते हैं अपना स्टेप 3। अब हम मूव करेंगे अपने स्टेप 3 की तरफ। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें आप लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इफ प्रॉफिटेबल, अगर आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनेगा? तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे रेवेन्यू यहाँ पे आप लिखोगे रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल प्राइस इनटू प्रोग्रेस परसेंटेज। भाई जो भी आपका अभी तक का रेवेन्यू होगा वो क्या आएगा? भाई जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है और अभी तक कितना प्रोग्रेस हो गया, इसमें से आप माइनस कर दोगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन दोनों चीजों को माइनस करके आपका आएगा क्या? एक जगह तो आपने ले लिया है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अप टिल नाउ। मतलब मान लो मैं एक चार्ट लाइन बना के आपको समझा देता हूँ। मान लो यहां तक हमारा काम कंप्लीट है, यहां तक हमारा काम कंप्लीट है, तो हमने यहां तक का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। यहां तक तो हमने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। और बच्चों मान लो जो यहां तक की ये प्रीवियस ईयर थे हमारे, तो प्रीवियस ईयर में हमारा जितना भी जो भी हमने इस समय में रेवेन्यू हमारा जो इस समय में जो हमारा प्रीवियस ईयर के टाइम पे जितनी भी हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा था वो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। तो यही हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो टोटल कॉस्ट टू डेट आज तक कितनी कॉस्ट इनकर हुई, इसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो जहां प्रीवियस ईयर तक कितनी कॉस्ट हुई थी और आज तक टोटल कितनी है, इससे हमें पता चल जाएगा करंट ईयर की कॉस्ट कितनी है। ये हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, वॉट एवर इट इज।
अब बच्चों मेरे साथ एक पॉइंट लिखिएगा, नोट लिखना है, नोट, द whole loss should be recognized immediately by recording a provision as an onerous contract। ये पहले मेरे साथ लिख लो बच्चों, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। onerous contract and increasing cost of sale। बच्चों अब समझो, द होल लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली बाय रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन एज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों जो हमारा पूरा लॉस है यहाँ पे इस केस में देखो भाई 10 करोड़ का आपको दिख गया है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस होगा, तो हमारा IFRS कहता है कि जो भी आपका टोटल लॉस है वो आप इसी साल में पूरा बुक कर दोगे प्रूडेंटली। हमने बच्चों प्रिंसिपल पढ़ा है प्रूडेंस का, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा लॉस होता है, हमने जो लॉस एस्टिमेट कर रखा है वो हम इसी साल में पूरा एज अ प्रोविजन बाय रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन एज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बच्चों बर्डनसम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो हमारे बर्डनसम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बर्डनसम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मानकर हम इसको आज ही अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर प्रोविजन बनाकर इसको अपनी बुक से हटा देंगे। तो बच्चों हमारी एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है बच्चों, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टेप 4। ये भी बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बच्चों यहां पे क्या आएगा, रेवेन्यू recognized based on percentage certified to date और इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे भाई, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, आज तक हमने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है एज पर आर प्रोग्रेस, माइनस अमाउंट इनवॉइस्ड टू कस्टमर। कितना तो आपका भाई ये मानो आप 25% आपने अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर दिया था, आपने इनपुट मेथड के थ्रू कॉस्ट वो निकाला प्रोग्रेस, और आपने माना भाई 25% मेरा काम कंप्लीट है। बट गवर्नमेंट ने आपका इनवॉइस, अभी जो आपने इनवॉइस करा है गवर्नमेंट को, वो आपने 20% का ही करा है। तो बच्चों जो 5% अमाउंट है वो आपकी बन जाएगी कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अमाउंट इनवॉइस्ड टिल डेट। तो यहां आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट या फिर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। भाई कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो हमने समझ लिया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब आएगा, जब मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने 25% प्रोग्रेस आपकी कंप्लीटेड है और आपने इनवॉइस अभी तक 20% करा है, तो 5% आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो गया। और बच्चों सॉरी यहाँ पे मैंने फिर एसेट ही लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और बच्चों कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कब आएगा, अगर आपने काम तो 25% करा था बट पैसे आपने मान लो 50% के पूरे ले रखे, 50% एडवांस ले रखा है, तो उस केस में बच्चों 25% तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाएगी। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। और बच्चों ये जो आपने अभी तक वर्क सर्टिफाइड टिल डेट है, ये आपका रिसीवेबल्स में दिख जाएगा। ये जो अमाउंट इनवॉइस टिल डेट है ये आपकी रिसीवेबल हो जाएगी, और बाकी आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड होकर बुक्स में शो हो जाएगा।
तो बच्चों ये यहीं तक था। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा बुक में से। बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इसके TYUs प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स, और इसका एग्ज़ाम किट से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी हो बच्चों तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपके रिप्लाईज टाइम पे दे पाऊँ, मैं कोशिश करता भी हूँ। और प्लीज़ आप मेरे को इस पर देकर डाउट्स ज़रूर पूछिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे आज के लिए तो अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए।